बेटा दो सिचुएशंस होती हैं ना। एक तो एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है राइट, और एक इमरजेंसी सिचुएशन नहीं होती। राइट, उसमें टाइम होता है कि आप मुख्तलिफ लोगों से मशवरा करें, फैमिली में मशवरा करें और मुख्तलिफ जो अप्रोप्रिएट डॉक्टर्स हैं उनसे मशवरा करें। जो इमरजेंसी सिचुएशन है जैसे कि अपेंडिक्स फट गई है, फट गई अपेंडिक्स को तो डिले करना ही नहीं है। वो तो आप जो भी सर्जन अवेलेबल है, हुएवर इज़ अवेलेबल यू विल हैव टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी और आपको ऑपरेट करना है। वो बुरा ऑपरेट करे, अच्छा ऑपरेट करे, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। इसके अलावा अगर कोई ट्यूबल प्रेगनेंसी फट गई है, तो उसमें भी इमरजेंसी ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। पेट में खून इकट्ठा हो रहा है राइट। और वो ऐसे होता है जैसे नलका खोल दिया ब्लड का पेट के अंदर। और भी चंद इमरजेंसी सिचुएशंस हैं जिनमें आपके पास चॉइस नहीं होती। लेकिन ये इमरजेंसी सिचुएशन क्यों अराइज हुई? आपने अगर आपको हल्की-हल्की पेन थी, तो आपने जिस सर्जन को दिखाया या जिस डॉक्टर को दिखाया, उसकी इनकैपेबिलिटी है कि उसने आपको वो चीज़ रप्चर होने से पहले क्यों नहीं बताई, ठीक है? क्योंकि रप्चर्ड अपेंडिक्स अवॉइड हो सकता है। ट्यूबल प्रेगनेंसी अगर अर्ली फेजेज़ में डायग्नोज़ हो जाए, तो वो कभी फटनी नहीं चाहिए। एक अच्छा डॉक्टर जो है, अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट जो है, वो अगर वो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉज़िटिव है 6-7 वीक्स की प्रेगनेंसी है और यूट्राइन एंडोमेट्रियम एम्प्टी है, तो ये एक बड़ा-सा क्वेश्चन मार्क होना चाहिए डॉक्टर के लिए कि कहाँ है फिर प्रेगनेंसी? पॉज़िटिव आ रहा है, बीटा एचसीजी पॉज़िटिव आ रहा है, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप 6 वीक्स की प्रेगनेंसी है, आपको यूट्रस में सैक नज़र आना चाहिए। अगर नज़र नहीं आ रहा, आप पेशेंट को वेट करने के लिए नहीं कहेंगे कि अच्छा आप अगले हफ्ते आ जाएँ, हम देखते हैं सैक अपीयर होता है कि नहीं। नो, चंद दिन ऊपर हुए हैं, आप थोड़ा-सा वो ले सकते हैं कि भई अभी सैक अपीयर नहीं हुआ, अगर आपको थिक एंडोमेट्रियम नज़र आ रही है। लेकिन अगर 6-7 वीक्स हो गए हैं और आपको नज़र नहीं आ रहा, तो या वो एब्डोमिनल प्रेगनेंसी है जो बहुत ज़्यादा सिम्पटम्स पैदा नहीं कर रही, या वो ओवेरियन प्रेगनेंसी है, ओवरी में भी जगह होती है। ट्रैवल और कहीं और भी कर सकता है जी, सैक? ओवेरियन प्रेगनेंसी भी हो सकती है, एब्डोमिनल भी हो सकती है, अच्छा, यूजुअली अंतड़ियों के यूट्रस बीच के में बाहर भी भी जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है ना, ठीक ट्यूब है। के बाहर एक्सपेल हो सकता है ओह! ओके। या ओवरी में ही अंडा रह गया और ट्यूब उसके पास थी, स्पर्म्स जो हैं वो उसमें ओवरी में गिर गए। ओवेरियन प्रेगनेंसी क्योंकि ओवरी में जगह होती है, वो काफ़ी देर तक वो अभी मैंने कल ही परसों एक प्रेगनेंसी की है जो कि 9 वीक्स पे पहुँच चुकी थी, हमें फीटल हार्ट नज़र आ रहा था, बेबी नज़र आ रहा था, मगर एब्डोमिनल प्रेगनेंसी और ओवेरियन प्रेगनेंसी जो है वो एक टोटल फुल टर्म प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। वो बड़े रेयर केसेज़ हैं जो एब्डोमिनल उन्होंने ज़िंदा बच्चा निकाल लिया, लेकिन दैट इज़ वेरी, वेरी रेयर। तो अगर वो एब्डोमेन में है, अंतड़ियों में जुड़ी हुई है, ये भी डायग्नोज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में तो प्लेसेंटा वो उसको खा जाएगा अंतड़ी को और अंतड़ी में सुराख हो सकता है। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है कि ये फटने तक की नौबत ना आए। तो ये एक अच्छे डॉक्टर के पास, एक मुस्तनिद डॉक्टर उसको चंद दिन ऊपर हों, तो वो डायग्नोज़ करके बता देगा कि ये ट्यूबल प्रेगनेंसी है और आपको इसका इलाज ज़रूरी है। उसके डायग्नोज़ करने के बहुत से तरीके होते हैं और वो बुक्स में भी दिए हुए हैं, डॉक्टर्स को पता होना चाहिए। और अपेंडिक्स भी नहीं फटना चाहिए, ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस सिचुएशन तक नहीं, या फिर पेशेंट ने इग्नोर किया, उसको पेन हो रही है, हो रही है, हो रही है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो ट्यूब में होती है, उसमें काफ़ी पेन काफ़ी दिन होती रहती है, लेकिन पेशेंट इग्नोर कर रहा है, अच्छा चले जाएँगे डॉक्टर के पास, अच्छा। तो इवेंचुअली वो फट के और जब शदीद पेन और बेहोश हो जाती है औरत, तो तब वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं। प्रेगनेंसी में पेन ज़्यादा नहीं होती, अगर हो रही है तो दैट इज़ समथिंग वेरी सीरियस। तो ये तो मैं आपको वो सिचुएशंस बता रही हूँ जहाँ तक पहुँचना ही नहीं है हमें। बिल्कुल, और इससे पहले ही अगर कोई ऐसे सिम्पटम्स आ रहे हैं, किसी एक जी, आम इंसान को फ़ील होते हैं, तो वो उसी वक़्त जो है अलर्ट हो उसी वक़्त जाए। अलर्ट हो जाए। तो इमरजेंसी में तो जो सर्जन अवेलेबल है आपको अवेल करना पड़ेगा, वरना जान बचाने की उस वक़्त फ़िक्र पड़ी होती है ना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स होने हैं, अगर अपेंडिक्स फट गया तो पूरी की पूरी जो उसका फीसेस है, जो पॉटी है, वो पेट में जा रही है और सीवियर उसको इन्फेक्शन होने का पॉइज़नस हो डर है। सकता है। या इट कैन बी, इट कैन कॉज़ उसको शॉक में च जा सकता है, ग्राम नेगेटिव शॉक उसको कहते हैं। लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, सब कुछ जुड़ जाएगा, फिर फ्राइबल हो जाएगी इंटेस्टाइन, फिर तो कुछ, तो इमरजेंसी में तो आप जो मर्ज़ी, आपके पास चॉइस नहीं। अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर शेड्यूल्ड सर्जरी अगर। शेड्यूल्ड सर्जरी जी, है, जी। आपके पास यूट्राइन फाइब्रॉइड है, ओवेरियन सिस्ट है और काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट्स होती हैं, फिर
एडिनोमायोमास होते हैं, आपके पॉलिप्स होते हैं यूट्रस में, सारा कुछ। तो पहला तो ये है कि आपका जो अटेंडिंग फिजिशियन है या जो आपकी इनिशियल गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन है, उसको डायग्नोज कर लेना चाहिए। या आपके मल्टीपल अबॉर्शंस हो रहे हैं और आपका यूट्रस ऐसे हार्ट शेप्ड है ऊपर से, वो सेप्टम निकालने की ज़रूरत है, तो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट को ये पता होना चाहिए कि मैं उस पेशेंट से डील कर रही हूँ जिसका बायकॉन्वेट यूट्रस है, 2 यूट्रस हैं और वो नीचे से लेज़र के साथ सीधा हो सकता है। तो वो फिर अप्रोप्रिएट डॉक्टर के पास रेफ़र कर दें। लेकिन इनिशियल डायग्नोसिस बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब अगर आपको समझ नहीं आ रही कि ये अबॉर्शंस क्यों हो रहे हैं, तो मेरा पेशेंट्स को ये मशवरा है कि गूगल अब तो बताता है, आप ऑथेंटिक डॉक्टर जिसने मिलियंस ऑफ ये केसेस किए हों, उसके पास जाइए। कच्चे पक्के डॉक्टर्स के पास जाके अपना बेड़ा गर्क ना करवाएँ। क्योंकि अगर फाइब्रॉइड जो है, जैसे कहने को एक फाइब्रॉइड सिंपल सा ट्यूमर है, ठीक है? अब हमारा ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट इतना हमें असिस्ट कराता है और देख रहा होता है, मुझे लगता है वो भी निकाल सकता है। हमारी नर्स जो है वो भी निकाल सकती है। लेकिन उसकी बारीकी क्या है? बारीकी ये है कि अगर वो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग के करीब है और आपने इतना उसको निकाल दिया है कि लाइनिंग में सुराख हो गया है, तो वो एक बुरी बात है। क्योंकि जब आप लाइनिंग को स्टिच करेंगे तो वो उसका स्कार एक कॉपर्टी की तरह आपको कॉन्ट्रासेप्टिव दे रहा होगा, कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट आ रहा होगा, वो जो स्कार अंदर बन गया। तो उसका तरीका ये होता है कि अगर यूट्रस एंडोमेट्रियम के बहुत करीब है तो हम थोड़ा सा ट्यूमर छील के उधर ही छोड़ देते हैं। ये आपके ये क्वैक्स को तो नहीं पता होगा जो, ट्यूमर आपने कहा छील सकते हैं, तो वो स्प्रेड नहीं होता? नहीं वो तो वो सेफ सॉलिड होता है? ट्यूमर है ना, अमरूद की तरह का सॉलिड होता है। ठीक, तो बाद में वो मल्टीप्लाई नहीं होता या नहीं नहीं सीज़ नहीं या नहीं नहीं कंटेन हो नहीं नहीं, जाता इट है? बिकम्स पार्ट ऑफ द यूट्रस। तो बहुत थोड़ा सा छिलका सा You can उतारेंगे ना। it gets contained later on after doing this? यस, इट डिसअपियर्स, एक प्रेगनेंसी हो जाएगी वो तो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगा, इट विल ठीक, बिकम पार्ट ऑफ द यूट्रस। और अगर वो ट्यूब का एक हिस्सा होता है, जैसे ये ट्यूब है ना, तो एक हिस्सा मसल में से गुजर रहा होता है, वो बारीक सा बाल के तरह बारीक होता है, मसल के अंदर से गुजर के फिर उसका सुराख अंदर होता है यूट्रस में। अगर उस इंट्रा जो मसल के अंदर इंट्रा मसल वो जो पार्ट है, इंटरस्टिशियल पार्ट हम उसको कहते हैं, उसके पास ट्यूमर है, तो जो निकालने वाला जो जो इतना ट्रेन नहीं है, वो उसको जब खींच के निकालेगा तो वो तो ट्यूबल का वो पार्ट ट्यूब का जो इंटरस्टिशियल है उसको भी नुकसान पहुंचा देगा, वो फाइब्रोज हो जाएगा या उसमें से स्टिच ले लेगा या कुछ कर देगा। तो वहां भी हमें थोड़ा सा छील के छोड़ देना है कि वो ट्यूब के सुराख को ना खराब करे। तो एक सिंपल फाइब्रॉइड निकालने के लिए बहुत सी चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है। अगर आपने डेलिकेट इंजर है, नहीं किया, सेंसिटिव। ये सेंसिटिव एरिया है ना, उस बच्ची ने बच्चे पैदा करने हैं अभी। अगर बच्चे पैदा हो चुके हैं और वो सिर्फ ब्लीडिंग ज़्यादा कर रहा है, तो येस डॉक्टर हुज़ एमबीबीएस वो निकाल सकती है। वो फिर बेशक एंडोमेट्रियम को थोड़ा-सा इंजर भी कर दें, हमें प्रेगनेंसी तो अब नहीं चाहिए, ठीक है? लेकिन अगर उस बच्ची ने अभी बच्चे पैदा करने हैं, तो प्लीज़ कंसल्टेंट से वो सिंपल एक फाइब्रॉइड की जी रसौली है, वो ना निकलवाएँ। एक ऑथेंटिक डॉक्टर से आप वो फाइब्रॉइड निकलवाएँ ताकि उसको पता हो उसने क्या-क्या चीज़ें सेव करनी हैं उस वक़्त। उसके अलावा ब्लड सप्लाई टू द एंडोमेट्रियम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आपने ये जैसे छोटी ये लाइनिंग है और यहाँ फाइब्रॉइड पड़ा है, आपने फाइब्रॉइड निकाला, यहाँ बहुत बड़ा गैप बन गया ना, अब एंडोमेट्रियम है। अब उस गैप को बाकी मसल से जोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो लाइनिंग है, उसकी ब्लड सप्लाई, उसकी लाइफ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि वो नेक्रोज़ ना हो जाए, वहाँ पे उसकी डेथ ना हो जाए उन सेल्स की। तो वो जो गैप प्रोड्यूस होता है, इतना बड़ा फाइब्रॉइड निकाल के इंट्राम्यूरल, जब वो गैप होता है, उसको कैसे फिल करना है? वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि आपने कम से कम उसके अंदर स्कार टिश्यू पैदा हो। तो ये एक ट्यूमर निकालना बहुत बड़ी बात होती है, अगर बच्ची के पास बच्चे नहीं हैं। लेकिन अगर अदरवाइज़ है तो आप फिर किसी भी डॉक्टर से निकलवा लें। ठीक, फिर ओवेरियन सिस्ट हमने अक्सर देखा है, मैं तो सिर पकड़ के थोड़ी देर मौन करती हूँ उसके ऊपर, अफ़सोस का इज़हार, और मैं नोहा कोई जिसको कहते हैं, वो थोड़ी देर के लिए मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ। जब पेरिफेरी से बच्चियाँ आती हैं
उनकी ओवरी में फ़र्ज़ करें इतनी बड़ी सिस्ट है, वो कुछ नहीं होती, वो फंक्शनल सिस्ट होती है, वो ट्यूमर नहीं होता। उसको क्लैंप लगाते हैं वहाँ के लोकल डॉक्टर्स और पूरी ओवरी, ट्यूब सब निकाल दिया बाहर। आधा स्टोर ऑफ एग्स तो निकल गया ना फिर। इधर आधा स्टोर है एक तरफ ओवरी में, आधा अंडे तो नए नहीं बनते, आधे अंडे तो उसने निकाल दिए ना उसके। तो इसलिए मशवरा कीजिए, गूगल पे जाएँ, लेकिन गूगल भी बहुत मिसलीड करता है। अब जिसकी वहाँ क्या होता है, मैंने ये देखा कि जिसकी कम से कम फ़ीस है, ₹250 किसी डॉक्टर की फ़ीस है, ठीक है? या 500 फ़ीस है, तो ज़ाहिर है ज़्यादा पेशेंट्स जाएँगे। अब गूगल ने देखना है कि किसके पास पेशेंट ज़्यादा जा रहे हैं, आपको बता देगा कि सिटी में बेस्ट डॉक्टर ये है, तो वो बेस्ट डॉक्टर नहीं है। वो गूगल ने उसकी फ़ीस कम होने की वजह से जो बहुत पेशेंट्स उसके पास जा रहे हैं, उसने नंबर ऑफ़ पेशेंट्स से आपको ये आपकी ड्यूटी है कि आप फाइंड आउट करें कि इसकी डिग्रियाँ क्या हैं, इसने कहाँ से ट्रेनिंग ली है, इसके पास पेशेंट्स का फ़ॉलो-अप क्या है और फीडबैक। कोई फ़ीडबैक क्या है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ज़ाहिर है, अच्छी चीज़ तो हमेशा महँगी होती है, ठीक है? हर क्वालिटी महँगी चीज़ मैटर्स। अच्छी नहीं होती, लेकिन हर अच्छी चीज़ महँगी ज़रूर होती है। तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं डॉक्टर से कि जी हम इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। हम हमारे पेशेंट्स आते हैं उनमें जैसे कोई रेहड़ी-बान है बेचारा, वो अपना रोटी नहीं पूरी कर सकता, तो हम फिर उसको ज़कात में से ऑपरेशन के खर्चा उसको दे देते हैं या हम उसका वैसे ही काफ़ी कम कर देते हैं। कुछ हमारे पास फंड्स भी होते हैं। लेकिन ये कि आप इस वजह से कि आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, आप जाके किसी थर्ड क्लास डॉक्टर से अब पेरिफेरी में दाइयों ने, एलएचवीज़ ने डॉक्टर लिखा हुआ है अपने साथ और वो क्या करती हैं मेडिकल कॉलेजेस में जो चौथी जमात का स्टूडेंट है, एमबीबीएस का या जस्ट जिसने एमबीबीएस किया है, हाउस जॉब भी नहीं किया, उसको बुला के तो सर्जरीज़ करवा रही होती हैं। उसने तो फिर सत्यानाश ही करना है ना हर चीज़ का। ट्रू। फिर वहाँ पे स्टेरिलाइज़ेशन भी नहीं होती। जब वो गंदे औज़ार पेट में डाले जाते हैं, फिर जिस तरह का वो पत्थर का एब्डोमेन लेके हमारे पास आते हैं ना, जुड़ा होता है सब कुछ। फिर मुझे कई-कई घंटे लगते हैं एक-एक चीज़ को अलग करते, अंतड़ी में सुराख ना हो जाए, ब्लैडर में सुराख ना हो जाए, बड़ी मुश्किल से वो ऑर्गन्स अलग होते हैं। एक्सपीरियंस मैटर्स। या इट या डज़ एक्सपीरियंस एस एंड देखिए एक्सपीरियंस भी होता है लोगों के डॉक्टर्स का पास, लेकिन एक्सपीरियंस। अभी मैं आपको बताती हूँ आपके शो में आने से पहले, जी, प्लीज़। अब एक बच्ची आई है मेरे पास सवात से, वो अभी पहुंची थी आपके शो से पहले हुँ। और मैंने उसको देखा, मुझे रो रो के कहने की डॉक्टर साहब मेरी 36 साल उम्र हो चुकी है, मेरी 20 साल पे शादी हो गई थी, 16 साल में मेरे इतने अबॉर्शंस हुए हैं, मेरे पास कोई जिंदा बच्चा नहीं है, तीसरे महीने में मेरा बच्चा ग्रोथ बंद कर देता है और मैं फिर मुझे डीएनसी करवानी पड़ती है। अब मुझे कहती है मैंने इतने डॉक्टर्स को दिखाया है, मैं तो जी इधर भी गई हूँ, उधर भी गई हूँ, इस्लामाबाद भी गई हूँ, इधर-उधर। तो मैंने कहा अच्छा, मैं बड़ी परेशान कि इतने बड़े-बड़े मतलब जो नाम वो ले रही है वो ऑथेंटिक एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं। तो आई डोंट नो कि इतनी बड़ी फाइलों का थद्दा था उसके पास, वो मैंने सारी फाइलें भी देखी। जब मैंने उसको लिटाया तो वही जो मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह उसका यूट्रस था, 2 यूट्रस थे और क्योंकि 2 तरफ से मट्टी यूट्रस की आती है ना इंट्रा यूट्राइन, वो फिर इकट्ठी होके एक यूट्रस बनता है। अब नीचे से वो 1 था और ऊपर से हार्ट 2 थे। शेप। हार्ट शेप, बहुत ही हार्ट शेप। तो वो एक जगह पे वो जगह ही नहीं होती प्रेगनेंसी को ग्रो करने के लिए। मैंने उसको बताया, मैंने कहा ये तो कहती है डॉक्टर साहब 16 सालों में मुझे तो किसी ने नहीं बताया। तो शायद उसकी सिलेक्शन ऑफ डॉक्टर गलत थी या आई डोंट नो व्हाट हैपेंड कि उसके 16 कीमती साल जो हैं वो ज़ाया हो गए। अब उसकी ओवरीज़ में अंडे थे मगर उतने फ्रेश और उतने अच्छे तो नहीं है जो एक 20 साला बच्ची के होते हैं। तो ये चांसेस जो हैं, ये टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट है। सर्जरी में टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है गायनी में कि अगर आपको बच्चा चाहिए तो आप टाइम ज़ाया ना करें। 22 साल से लेके 32 साल का जो 10 साल का अरसा है, इसमें बेस्ट एग्स होते हैं, बेस्ट कंडीशंस होती हैं। तो अगर आपको सर्जरी चाहिए तो आप ऑथेंटिक डॉक्टर के पास जाइए, उससे रिक्वेस्ट कर लें कि जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो सेंसिटिव सर्जरीज़ होती हैं वो तो आपने देखना है कि आप किस तरह एक अच्छा डॉक्टर सेलेक्ट करें।